किडनीज में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, नेफ्रॉन्स का एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि उसमें फंक्शनल यूनिट के तौर पे अपना काम कर रहा होता है। ब्लड को फिल्टर करके उसमें से जो इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बॉडी से एलिमिनेट करता है। तो नेफ्रॉन्स जो हैं ये फंक्शनल यूनिट्स होते हैं किडनीज के अंदर। इनकी तादाद को अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 मिलियन या इससे कुछ एक्सीडेड अमाउंट होती है, इससे कुछ ज़्यादा, ये एक रेंज लिखी गई है 1 मिलियन तक या इससे कुछ ज़्यादा जो है वो एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं। नेफ्रॉन्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है इनके स्ट्रक्चर्स की बेस के ऊपर। इनमें सबसे पहले रीनल कॉर्पसल का नाम दिया जाएगा जो पहला पार्ट है। उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल्स का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्यूबुलर सिस्टम होगा। जो रीनल कॉर्पसल है वो यहाँ पर ये दिखाया गया है और जो रीनल ट्यूब्यूल्स का पोर्शन है वो यहाँ से लेके ये यहाँ तक का पोर्शन, ये जो पूरा कुछ येलोइश सा पार्ट है, ये पूरा ट्यूबुलर सिस्टम है, ये रीनल ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं। ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर कहलाता है। एक नेफ्रॉन ये दिखाया गया है। लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात हुई थी कि जो रीनल मेडुला है यहाँ पर हमारे पास ब्लड को फिल्टर करने के लिए स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं नेफ्रॉन्स के, वो ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं। जो इसके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो बाकी आप देख रहे हैं, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये हमारे पास रीनल पैरामिड की तरफ को मौजूद होता है। सबसे पहले हम रीनल कॉर्पसल को डिस्कस करेंगे। रीनल कॉर्पसल जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ग्लोमेरुलस होता है और दूसरा बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस बेसिकली जो आर्ट्रियोल्स जो हैं ये इनसे आगे ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनता है, उसको ग्लोमेरुलस का नाम दिया जाता है। ये कैपिलरीज दोबारा से रीजॉइन करके आपस में देन वेन्यूल्स बनाती हैं जो रीनल वेन जो है उसको जाके फिर लिंक करती हैं और किडनी से बाहर को मूव कर जाती हैं। बोमेन कैप्सूल जो है ये एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जो ग्लोमेरुलस के जो ब्लड कैपिलरीज हैं इसको कवर करता है। यहाँ पर ये पूरे का पूरा एक रीनल कॉर्पसल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है इन लार्ज फॉर्म के अंदर। ये जो बाहर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कप शेप स्ट्रक्चर जो है ये पूरे का पूरा ये रीनल जो कॉर्पसल है इसके अंदर बोमेन्स कैप्सूल का पार्ट है। ये आपके पास जो आर्ट्रियोल्स हैं वो आके इनसाइड एक ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनाती हैं। इस नेटवर्क को, ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क को ग्लोमेरुलस का नाम दिया जाता है या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज भी कहा जाता है। यहाँ से जब हम देखेंगे तो इसमें स्ट्रक्चर में ये होता है कि यहाँ ब्लड प्रेशर, जैसे ही ब्लड वेसल्स नैरो डाउन होती चली जाती हैं, ऐसे ऐसे छोटी होती चली जाती हैं, तब हमारे पास ब्लड प्रेशर भी इन वेसल्स के अंदर इंक्रीज होता चला जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लड है उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सेल्स हैं वो तो वेसल्स के अंदर ही रहते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से जो इसके अंदर वाटर और डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स वगैरह और बाकी जो डिजॉल्व होंगे यूरिया, ग्लूकोज वगैरह, वो यहाँ पर फिल्टर आउट हो जाते हैं इस एरिया में, जिसको बोमेन कैप्सूल कहा गया है। इसके बाद हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल को डिस्कस किया जाएगा। रीनल ट्यूब्यूल्स जो हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल के साथ ही नेक्स्ट आगे स्टार्ट हो जाती हैं। इसके तीन जो पार्ट्स हैं उसको डिवाइड किया जाता है। उसमें सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स जो सबसे पहले स्टार्ट हो रही होती हैं प्रॉक्सिमल एंड पे, उसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। कॉन्वोलेटेड इसकी वजह से कॉन्वोलेशन इसके अंदर बल होते हैं, बलदार सा ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने अभी यहाँ पर ये बल देखे थे, कॉन्वोलेशंस होंगी यहाँ पे, तो इसलिए इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स का नाम दिया जाता है। इसके बाद यू शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। देन अगेन कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर होता है ट्यूब्यूल्स का, जिसको डिस्टल कॉन्वोलेटेड, डिस्टल डिस्टेंस के ऊपर जो दूर होगा कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, देन लूप ऑफ हेनले एंड देन फाइनली डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स आगे कलेक्टिंग डक्ट्स को ज्वाइन करती हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ साथ ढेर सारे हमारे पास जो हैं वो नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर मौजूद हो सकते हैं, जो अपना जो फिल्ट्रेट होगा वो फाइनल यूरिन की फॉर्म में ड्रेन कर देंगी इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। फिर कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं ये आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको पेपिलरी डक्ट्स का नाम दिया जाता है। ये पेपिलरी डक्ट जो है ये फाइनली जाके ओपन होती हैं इनटू द रीनल पेल्विस, जहाँ से यूरिन जो है वो फिर आगे यूरेटर के थ्रू मूव करता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर।
यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है नेफ्रॉन का, जिसमें रीनल कॉर्पसल, रीनल ट्यूब्यूल्स को आप क्लियरली देख सकते हैं। रीनल कॉर्पसल जो है वो ये, जिसके अंदर ये कप शेप स्ट्रक्चर बोमेन कैप्सूल का, इनसाइड ग्लोमेरुलस, और देन बोमेन कैप्सूल के बाद हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स का फर्स्ट पार्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, देन यू शेप लूप ऑफ हेनले, देन फाइनल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जिसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का नाम दिया जाता है। और ये कलेक्टिंग डक्ट है जिसमें ये वाले पार्ट्स जो आप देख रहे हैं एम्प्टी एंड्स जो हैं, यहाँ पर भी नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर मौजूद होंगे। जो हमारे पास नेफ्रॉन्स के अंदर जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये 3 प्रोसीजर्स में से गुजरेगा। सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है, देन उस फिल्ट्रेट की सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की जाती है, जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है बॉडी को, या जिन भी वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए, सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करने के लिए सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की जाती है। ये अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स होती है। इसके बाद हमारे पास ट्यूबुलर सेक्रीशन, जो फाइनली हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट में डाल दी जाती हैं, जिसको हम फाइनली यूरिन का नाम देते हैं। ये हमारे पास कहलाएंगी। इसमें जो फंक्शंस हैं उसको फर्दर डिस्कस करें तो प्रेशर फिल्ट्रेशन के अंदर ये होगा, अभी मैंने जिक्र किया कि हमारे पास जो आर्ट्रियोल्स होती हैं, जो रीनल आर्टरी से आगे छोटी होती जाएंगी, उनके अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। उसके बाद बोमेन कैप्सूल में जाके जब ग्लोमेरुलस बनता है, यानी कि ब्लड कैपिलरीज होती हैं ग्लोमेरुल, उसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इस दौरान में जो ब्लड सेल्स हैं वो तो एलिमिनेट नहीं होते इसमें से, बल्कि जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं अलॉन्ग विद वाटर, ये यहाँ से फोर्सली बाहर निकाल दिए जाते हैं इनटू द बोमेन कैप्सूल। इस फिल्ट्रेट को, जो यहाँ से ब्लड से आया है, इस फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम भी दिया जाता है। ये बोमेन कैप्सूल में कलेक्ट होता है और उसके बाद फिर आगे मूव कर दिया जाएगा इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स के भी हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, और इन तीनों पार्ट्स के अंदर अंदर जो डिफरेंट हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेसेस चलेंगे उनको हम देखते हैं भी। अबाउट 99% जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ये रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन का दिया गया है। बाकी जो है हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास वाटर की अगर कमी है तो ये परसेंटेज जो है ये मिनिमाइज भी हो सकती है, और अगर हमारे पास वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हैं तो पॉइंट्स में कुछ ये कंसंट्रेशन इंक्रीज भी हो सकती है। जो ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, इसमें जो प्रोसेसेस चलेंगे वो ऑस्मोसिस के होंगे, यानी कि वाटर की मूवमेंट अक्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। कुछ चीज़ें डिफ्यूज करेंगी, कुछ सॉल्ट्स, कुछ मिनरल्स, कुछ आयंस वगैरह वो डिफ्यूज करेंगे, और कुछ को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो बॉडी है वो फिल्ट्रेट में से एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है उन मटेरियल्स की, तो उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उनको खींचा जाएगा एनर्जी लगा के, और उनको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं, यहाँ पर हमारे पास वाटर जो है वो और ग्लूकोज जो है इसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर जो है ये थ्रू ऑस्मोसिस जो है ये होगा, और जो ग्लूकोज है ये थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस जो है ये रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है इनटू द ब्लड। इसके बाद जो हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, इसके 2 हमारे पास पार्ट्स बनेंगे। एक डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे की तरफ को जा रहा होता है। डिसेंडिंग लिम्ब जो है यहाँ पर हमारे पास वाटर को थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो रीअब्जॉर्ब किया जाता है इनटू द ब्लड, और जो लूप ऑफ हेनले का जो ऊपर की तरफ को जा रहा हुआ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ को जाता हुआ जो पार्ट है उसको हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, ऊपर की तरफ को जा रहा होता है। उसके अंदर सिर्फ सॉल्ट्स जो हैं वो रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। देन हमारे पास जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो उसके जो है असेंडिंग लिम्ब, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आएंगी। उन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर वाटर जो है वो अगेन रीअब्जॉर्ब किया जाता है। बेसिकली होता यह है कि हमारे पास जो ब्लड वेसल, जो आर्ट्रियोल्स जो थी वो ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज में कन्वर्ट हुई, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है रीजॉइन करती हैं अपने आप को, और देन ये एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं इस जो पूरा स्ट्रक्चर है जो रीनल ट्यूब्यूल्स का, इसके गिर्द, और यहाँ पर अगेन ये कैपिलरीज की फॉर्म में इसके गिर्द नेटवर्क बना लेती हैं, जहाँ से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का ये प्रोसेस मुमकिन होता है, जिसमें डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस ईजीली मुमकिन होंगे। इसके बाद यही ब्लड वेसल्स जो हैं ये अगेन जो है ये रीजॉइन करती हैं और वेन्यूल्स की फॉर्म में वेन को, रीनल वेन को जाके कनेक्ट करती हैं। जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो हमारे पास सिक्रीशन रह जाती है, जो फिल्ट्रेट रह जाता है सारी रीअब्जॉर्प्शन के बाद, वो आगे ट्यूबुलर सिक्रीशन के तौर पर लिया जाता है। इस ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर डिफरेंट आयंस को
क्रिएटिनिन को, यूरिया को एडजस्ट किया जाता है, ब्लड के अंदर ज़्यादा ना हो, उसकी एडजस्टमेंट जो होगी वो मेंटेन की जाएगी। और जो कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमने पढ़ा था उसके मुताबिक भी जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में ही शामिल होगा, ब्लड की पीएच को मेंटेन किया जाएगा। यहाँ पे जो 7.35 से लेके 7.45 तक मुमकिन हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा या कम होगी तो हमारे पास बॉडी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी, हम किसी डिजीज कंडीशन में उस वक्त होंगे। यहाँ से जो हमारे पास ये फिल्ट्रेट यहाँ से बचता है फाइनल, उसको यूरिन का नाम दिया जाता है और ये टोटल फिल्ट्रेट का अबाउट 1% होता है, क्योंकि उसमें से भी पहले जिक्र हुआ था 99% जो है वो रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है इनटू द ब्लड। इस फिल्ट्रेट को यूरिन का नाम दिया जाता है, जो कि बाद में जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं उनमें पोर कर दिया जाएगा और फिर ये पेल्विस में से होता हुआ यूरेटर और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से देन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर अगर हम यूरिन की कंपोजिशन को देखें नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, तो उसमें जो वाटर है वो अबाउट 99% जो है वो होता है। वाटर अगर आप देखें यहाँ पर भी जब हमने देखा था सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के अंदर, तो 3 पॉइंट्स के अंदर ये रीअब्सॉर्ब होता है। सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा है, देन जो हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है यहाँ पर रीअब्सॉर्ब किया जाता है, और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यहाँ पर भी रीअब्सॉर्ब किया जाता है। तो 3 जगहों पर हमारे पास वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है। इस लिहाज से हमारे पास जो वाटर है जो रह जाता है पीछे, ये बहुत कम होता है, ये 95% होता है टोटल यूरिन के अंदर एक नॉर्मल। इस वाटर के साथ जो यहाँ पर अदर मटेरियल्स होंगे उसमें यूरिया शामिल होता है। यूरिया की जो अमाउंट है वो 9.3 ग्राम्स पर लीटर होगी, और फिर जो क्लोराइड आयंस हैं Cl आयंस क्लोरीन के, वो 1.87 ग्राम्स पर लीटर हो सकते हैं। सोडियम आयंस जो हैं Na उसके 1.17 ग्राम्स पर लीटर हो सकते हैं। पोटाशियम आयंस जो हैं ये 0.750 ग्राम्स पर लीटर हो सकते हैं। और अदर आयंस और कंपाउंड्स ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पास एंजाइम्स के लिए एज ए को फैक्टर लाइक कॉपर है, जिंक है, जो कहीं भी हमारी बॉडी में यूज़ हो रहे होते हैं, या आयरन वगैरह है, इसके जो आयंस हैं डिफरेंट कंपाउंड्स इसके अलावा भी शामिल हो सकते हैं। ये इनकी अमाउंट्स वेरी करती हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर कम मिकदार में होते हैं, और उस कमी की वजह से ही इसकी जो एडजस्टमेंट है, इसकी जो अमाउंट्स हैं यूरिन के अंदर, ये वेरी करती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी बॉडी में या जो हमने इनटेक लिया फूड का उसमें ये मटेरियल्स कितने थे, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी थी, ज़्यादा थी या कम थी, उसके मुताबिक जो एक्सेस अमाउंट होगी उसको यूरिन के अंदर निकाल दिया जाता है। किडनीज जो हैं ये ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, जिसके साथ साथ हमारे पास एक्सक्रीशन का फंक्शन भी चल रहा था। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन के लिहाज से देखें तो वाटर को बैलेंस किया जाता है। अभी हमने देखा है कि यहाँ पर 95% जो यूरिन है उसमें 95% वाटर शामिल होता है, तो वाटर की एडजस्टमेंट की जाती है यहाँ पर। तो वाटर की जब एडजस्टमेंट की जाएगी तो उसमें कुछ कंडीशंस बॉडी के मुताबिक होंगी। अगर हमारी बॉडी में जो वाटर का लेवल है ये नॉर्मल कंडीशन से कम है, जो हमारी मिनिमम अमाउंट हमने शुरू में डिस्कस किया था कि पिछले लेक्चर के अंदर कि 60 से लेके 63% तक एक मेल पर्सन के अंदर, और 50 जो है उसमें 55 से लेके 50 से लेके 55% तक हमारे पास फीमेल्स के अंदर जो वाटर की अमाउंट्स हैं, अगर ये कम होगी वाटर की अमाउंट, तो यूरिन ऐसी कंडीशन में जो है वो उसमें वाटर की 95% नहीं बल्कि इससे कम परसेंटेज होगी, और जो रीअब्सॉर्प्शन है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के अंदर वाटर को ज़्यादा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास यूरिन बनता है उसके अंदर वाटर कम होगा, और जो आयंस वगैरह हैं, सॉल्ट्स वगैरह हैं, ये कंसंट्रेशन में ज़्यादा होंगे विद रिलेशन टू नॉर्मल कंडीशन। तो इस लिहाज से ये जो यूरिन होगा ये गाढ़ा सा होगा, और इसको हम हाइपरटोनिक यूरिन का नाम देंगे। दूसरी जगह पर अगर हमारे पास वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट में हो, बॉडी के अंदर जो वाटर का सेट पॉइंट है उसकी बजाय हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें यूरिन जो है वो जब बनेगा तो वो डाइल्यूटेड बनेगा। जो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है ये कम होगी वाटर की, और वाटर एक्सेस अमाउंट में बॉडी से एलिमिनेट किया जाएगा इनटू द फिल्ट्रेट। और यूरिन जो है उसके अंदर विद रिलेशन टू नॉर्मल कंडीशन अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर वाटर जो है वो 95% की बजाय ये ज़्यादा होगा, और ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास यूरिन फॉर्म होगा वो डाइल्यूटेड होगा, और इसके अंदर रिलेटिवली वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी, और जो इसमें डिजॉल्व मिनरल्स, आयन, सॉल्ट्स वगैरह हैं उनकी अमाउंट कम होगी,
तो ये जो हमारे पास यूरिन इस कंडीशन बनेगा, इसको हाइपोटोनिक यूरिन का नाम दिया जाएगा।